हेलो एवरीवन। करंट अफेयर वार्षिक घटनाक्रम के पार्ट 2 में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हम यहाँ पर वार्षिक घटनाक्रम के तहत यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं, खेल, पुरस्कार, अभ्यास या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते इत्यादि को लेकर के जो भी यहाँ पर घटनाक्रम पिछले एक साल में यहाँ पर डेवलप हुई हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, उनका हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। पहला पार्ट आप सभी को यहाँ पर मिल चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको यहाँ पर आप प्लेलिस्ट आपके पास उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को यहाँ पर पहला पार्ट जरूर देख लीजिए। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम यहाँ पर कुछ और मंत्रालयों से संबंधित यहाँ पे घटनाक्रम को एक एक करके यहाँ पर इसका विश्लेषण करेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए और इस पूरे वीडियो को यहाँ पर रिवीजन के पर्पज से आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन क्या है महत्वपूर्ण और कौन कौन सी यहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा यहाँ पर योजनाएं, घोषणाएं या फिर जो भी चर्चा का विषय रहा है बिंदु, उनको तथ्यात्मक जानकारियों के साथ हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और इस मंत्रालय के 2023 में देखा जाए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं, तथ्यात्मक जानकारी, योजनाएं या चीजें यहां पर आपको संचालित की गई। सबसे पहले यहां पे देखिए राष्ट्रीय करियर सेवा एक परियोजना। ये परियोजना क्या है तो यहां पर आप देखें एनसीएसएस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक पोर्टल है, ठीक है। पोर्टल को एक व्यापक अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में विकसित करने के लिए 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों के साथ यहां पर जोड़ा गया है। इसे 2015 से शुरू किया गया था और उस समय से लेकर करीब 30 नवंबर 2023 तक देखें एससीएस प्लेटफॉर्म पर रोजगार चाहने वाले 3.64 करोड़ से अधिक जो उम्मीदवार हैं यहां पर आपको पंजीकृत हो चुके हैं। और नियोक्ता के संदर्भ में देखें था जो यहाँ पर जॉब आपको प्रोवाइड कराते हैं 19.15 लाख यहाँ पर हैं, जबकि 1.92 करोड़ से अधिक यहाँ पर रिक्तियां इसमें आपको सूचीबद्ध हैं, जिनको यहाँ पर अर्थात जो जॉब यहाँ पर फिल की जानी है वो करीब जो कह सकते हैं जॉब्स हैं वो करीब 1.92 करोड़ हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं एक और योजना जो कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। रोजगार प्रदान करने को लेकर सरकार के द्वारा जो योजनागत चीजें प्रारंभ की गई हैं, योजनाएं देखा जाए आपके परीक्षा में काफी बार यहाँ पर पूछी जाती हैं, अलग अलग यहाँ पे संदर्भों में, अलग अलग उसके एस्पेक्ट। ज्यादातर योजना के संदर्भ में यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सी योजना है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, क्या उसमें सुविधाएं दी गई हैं, कब प्रारंभ की गई हैं, इसे ही 4 से 5 चीजें आपको पता होना चाहिए। इसे देखिए कोविड-19 के महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 2020 में यहां पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो उद्देश्य और सन पता चला। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 तक देखिए इसमें 60.48 लाख लाभार्थियों को 10,043.02 करोड़ रुपए यहां पर आपको वितरित किए गए हैं। तो जो तथ्य है, जो अब तक अपडेशन है, तथ्यात्मक जानकारी है, वो आपने देखी। तीसरी इसमें क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये क्या है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो इसमें देखिए इसका विस्तार लक्षद्वीप सहित देश के 611 जिलों में कर दिया गया है। तो जिले ध्यान रखिएगा कितने जिले तक ये विस्तारित योजना है। इसके नेटवर्क में करीब 161 अस्पताल हैं और 1574 देखा जाए तो इसमें आपको औषधालय हैं। इसके तहत देखिए बीमित व्यक्तियों की संख्या जो है बढ़कर के 3.72 करोड़ से अधिक हो गई है और यह 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा यहां पर आपको प्रदान करती है। इसके साथ हम इस योजना के संदर्भ में कुछ और पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए इसे ESIC ने अपने करीब 38 अस्पतालों में कीमोथेरेपी यहां पर सेवाएं भी इसमें प्रारंभ की हैं और 5G एम्बुलेंस सेवा का भी यहां पर आपको शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी यहां पर सुविधाएं हैं, अब तक यहां पर डेवलपमेंट हुई हैं या विकास हुआ है, उसको हमने देखा। एक और है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे EPFO के द्वारा यहाँ पर जानते हैं। इसका यहाँ पर UPSC के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पर इसकी पोस्ट भी आपको भरी जाती हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के संदर्भ में देखा जाए किए गए सुधारों के बारे में, पारदर्शी कंप्यूटर जनित निरीक्षण एक प्रणाली है। ई-पासबुक की इसमें शुरुआत होती है, उमंग पोर्टल के साथ इसमें जुड़ना है, प्रशासनिक शुल्क में कमी करना, सरलीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान जो होता है, सह रिटर्न इत्यादि जो सुविधाएं, कहने का मतलब है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इसमें कई तरीके के सुधार जो है 2023 में आपको किए गए और उन सुधारों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि EPFO के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए हैं या निम्नलिखित कौन सा सुधार एक शामिल नहीं है। तो यहां पर इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही एक और G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को लेकर के क्या है इस ये मुद्दा,
तो वैश्विक स्तर पर कौशल संबंधी कमियों को दूर करने की रणनीतियों पर G20 नीति की यहां पे प्राथमिकताएं तय की गई। इसमें गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए पर्याप्त एवं संधारणीय सामाजिक सुरक्षा कार्य, बेहतर दशाएं पर G20 की नीतिगत यहां पर प्राथमिकताएं हैं और सामाजिक सुरक्षा और संधारणीय वित्त पोषण के लिए G20 के नीतिगत विकास जो पहलू हैं यहां पर आपको काम किया गया। एक तरीके से देखा जाए G20 सम्मेलन में आपको कई सारे मुद्दों को लेकर यहां पर मीटिंग हुई थी, जिसमें से एक मुद्दा यहां पर आपको श्रम एवं रोजगार को लेकर भी यहां पर मंत्रियों की बैठक हुई थी। और इस बैठक का जो मूलभूत आसार है कि जो सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जो यहाँ पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगार होते हैं, अर्थात कि जिनको एक पर्टिकुलर टाइम तक यहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड लोगों को हायर किया जाता है और वहां पर जॉब खत्म होने के बाद वहां पर उनको किसी भी एक कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए कामगारों को लेकर किया जाने वाला यहाँ पर एक सुधार और उससे संबंधित यहाँ पे दशाओं को बेहतर बनाने को लेकर ये आपको बैठक का यहाँ पर आपको आयोजन किया गया था। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगला जो मंत्रालय है भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ये भी हो सकता है कौन सा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। भूमि संसाधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर 2023 में देखा जाए कौन कौन से प्रमुख सुधार इसमें किए गए हैं। सबसे पहले देखिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण एक कार्यक्रम है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं DILRMP। अब इसको अगर हम देखें इसमें क्या क्या सुधार आपको शामिल है। सबसे पहले यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। ये योजनाएं कई बार पूछ जाती हैं कि किसके द्वारा प्रस्तावित है या किसकी यहाँ पर किसके द्वारा शुरू की गई है, जिसमें राज्य भी होती हैं, केंद्र प्रायोजित होती हैं, केंद्र क्षेत्रक होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर योजनागत होती हैं। तो ये योजना कैसी है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि भूमि से संबंधित जो रियल टाइम जानकारी में सुधार करना है और इसमें कई सारे बदलाव और उपलब्धियां भी यहां पर इस विभाग के द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई हैं। जैसे कि DILRMP की अवधि जो है 5 साल, कब से कब तक, 2021-22 से 2025-26 के लिए यहां पर आपको बढ़ा दी गई है, तो पहला फैक्ट। दूसरा 95.08% जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यहां पर आपको देखा जाए तो इनके द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसके साथ इस योजना के तहत, इस पहल के तहत कई अन्य पहले भी यहां पर आपको इसमें शामिल की गई हैं, जैसे कि विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या या भू आधार, इसे 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने यहां पर अपना लिया है। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली या ई पंजीकरण, ये 18 राज्यों के शासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर को अब तक यहां पे अपना लिया है। तीसरा इसमें है भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस पंजीकरण के साथ ई कोड का यहां पर जुड़ा, और इस योजना के तहत देखिए तो 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यहां पर संबंधित उच्च न्यायालयों से यहां पर मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ऐसे ही सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में भूमि अभिलेखों के लिपिंतकरण को लेकर भी यहां पर काम किया गया है। और ऐसा देखिए यहां पे करीब 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है भूमि रिकॉर्ड में ये लिपिंतकरण उपकरण का उपयोग यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद भूमि सम्मान को लेकर देखें तो यहां पर आपको 168 जिलों में 99% या उससे अधिक कार्य पूरा करके प्लेटिनम ग्रेडिंग सर्टिफिकेट यहां पर हासिल किया गया है। तो यहां पर यह मंत्रालय उससे संबंधित यहां पर योजनाएं और जो भी सुधार यहां पे किए गए वो देखा। अगला इसके अंतर्गत आता है पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय इत्यादि इसके अंतर्गत आपको आता है। इससे संबंधित यहाँ पर जो योजनाएं हैं या विकास हुआ है उनसे संबंधित पहलू क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं हम पशुधन क्षेत्र को लेकर के। यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र की 21 और 22 में कुल जीवीए यानी कि सकल मूल्य वर्धन, ठीक है, में हिस्सेदारी कितनी है, तो 5.73% है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमी के पर्पस से जो स्टैट्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आपको बनते हैं कि पशुधन का, कृषि का, उद्योग का या फिर अलग सेक्टर का जीडीपी में या जीवीए के अंदर कितना योगदान होता है। तो यहाँ पे देखिए जीवीए का योगदान, जीवीए में कितना योगदान है पशुधन क्षेत्र का, 5.73। इसी तरह 2014-15 से अगर हम देखें तुलना करके 2021-22 तक, तो इस क्षेत्र में 13.36% की चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से समृद्धि यहां पर आपको हासिल की गई था। तेजी से यहां पर आपको इस क्षेत्र का योगदान जो है आपको जीवीए में बढ़ा है।
दूसरा यहां पर जो क्षेत्र है वो है डेयरी क्षेत्र। डेयरी क्षेत्र को अगर हम देखें तो डेयरी या दुग्ध भारत में कृषि से संबंधित एकल सबसे बड़ी कृषि उत्पाद है। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाए तो 5% योगदान है। ठीक है, डेयरी क्षेत्र कितना है? 5%। यह क्षेत्र देखा जाए तो 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से आपको रोजगार भी प्रोवाइड कराता है, अर्थात एक बड़ा रोजगार प्रदाता भी आपको क्षेत्र है। वहीं वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान यहां पर आपको रखता है, और वैश्विक स्तर पे दुग्ध उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो करीब 24.64% है। तो ये डेटा यहां पर आपको सारे कुछ यहां पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्री ओरिएंटेड अगर हम देखें एग्जाम ज्यादातर आपको डेटा बेस्ड काफी होते हैं। आगे देखते हैं। इसके साथ पिछले 9 वर्षों में हम देखें तो दुग्ध उत्पादन में 5.85% CAGR की दर से यहां पर आपको बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2022-23 के दौरान अगर हम देखें तो भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कितना है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता? 459 ग्राम प्रतिदिन थी, जबकि 2022 में देखा है जो वैश्विक औसत है वो आपको सिर्फ 322 ग्राम है। अर्थात भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वैश्विक स्तर से भी कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। चलिए अगला देखते हैं। अंडा एवं मांस उत्पादन को लेकर के क्या कहता है डेटा। इसमें हम देखें तो खाद्य कृषि संगठन के कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस उत्पादन डेटा 2021 के अनुसार भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में दूसरे, मांस उत्पादन में 5वें स्थान पे। तो दोनों ही संदर्भों में ध्यान रखिएगा। कई सारे उत्पादों को लेकर के रैंकिंग के आधार पे एक क्वेश्चन आता है कि पहले तो आपको खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं में, चीनी में, अंडे में कौन पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत जो है अंडा उत्पादन के स्थान पे है, दूसरे नंबर पे है। वहीं मांस उत्पादन में हम 5वें नंबर पे हैं। देश में अंडों का उत्पादन पिछले 9 वर्षों में हम 7.35% की CAGR दर से यहां पर आपको बढ़ा हुआ है। अब आते हैं अगला विभाग। अगला विभाग देखिए है मत्स्य पालन विभाग। और मत्स्य पालन विभाग देखा जाए आपको मत्स्य पालन से जुड़ा है, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय इत्यादि यहां पर इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है जो तथ्य हैं, इसमें देखिए सबसे पहला है मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर के आपको जानकारी एक दी गई है। जैसे कि भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पे मछली उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 8% है। हर एक क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। अंडा में यहां पर कितना है उत्पादन आपको देखा जाए, विश्व में कितना है, मछली में कितना है, मांस में कितना है। यह देश का सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए में 1.09% और कृषि जीवीए में 6.724% से अधिक का यहां पर योगदान करता है। तो ये है मत्स्य पालन को लेकर। अब देखिए G20 में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था कृषि मंत्रियों की, जहां पर बात की गई थी G20 के कृषि मंत्रियों की इस बैठक में जैव विविधता के संबंध में पौष्टिक भोजन के लिए सतत कृषि, खेती विस्तार और कृषि में महिलाओं की भूमिका के मुद्दे को लेकर के यहां पर आपको इस थीम के साथ इस पर चर्चा का आयोजन किया गया था। तो थीम जरूर ध्यान रखते चलिए। अगली देखिए यहाँ पे एक योजना है जो कि काफी यहाँ पे चर्चा का विषय रही है। इसको लेकर के 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और अपडेशन के आधार पे यहाँ पे ध्यान भी रखना है। नई चीजें भी इसमें आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से अब तक यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। इसमें देखें अंतरदेशीय मत्स्य पालन 44,408 पिंजरों, अंतरदेशीय जलीय कृषि के लिए 20,849.41 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 788 मछली, 4 स्कैम्पी हैचरीज आदि को देखा जाए तो यहां पे मंजूरी दी गई है। दूसरा यहां पे समुद्री मत्स्य पालन को लेकर देखें तो मशीनीकृत मत्स्य जहाजों में 2,255 जैव शौचालयों, मछली पालन के लिए 1,518 खुले समुद्र पिंजरे, लवड़ी जल की जाने वाली जलीय कृषि के लिए 1,380.86 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र और 463 गहरे समुद्र वाले मत्स्य जहाजों आदि की यहां पर अब तक इसमें मंजूरी दी गई है। वहीं मछुआरा कल्याण के तहत देखा जाए इस योजना के तहत क्या काम किया गया है तो मछुआरों को पुरानी नौकाओं के बदले 6,498 नई नौकाएं और नेट यहां पे प्रदान किया गया है। 5,97,709 मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका एवं पोषण संबंधी यहां पे सहायता को भी इसमें मंजूरी प्रदान की गई है।
वहीं मत्स्य पालन अवसंरचना के क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया है, तो यहां पर देख सकते हैं मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स वाली साइकिल, ऑटो रिक्शा, इंसुलेटेड ट्रक जैसी मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 26,000 यहां पे 67 इकाइयों को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। वहीं अगर हम बात करें कि जल क्षेत्र में यहां पर जो स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के काम किया गया है, तो करीब 17 रोग निदान केंद्रों को यहां पर अनुमति दी गई है। गुणवत्ता परीक्षण की प्रयोगशालाओं को अनुमति दी गई है। 29 यहां पर देखें तो मोबाइल यहां पे केंद्र परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 5 आपको जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं जो है इसमें स्वीकृति दी गई है। इसके बाद आता है सजावटी मत्स्य पालन को लेकर सरकार के द्वारा क्या क्या यहां पे सुविधाएं प्रदान की गई, तो 2153 सजावटी मत्स्य पालन इकाइयां, 163 एकीकृत सजावटी इकाइयां, मत्स्य इकाइयां, जिसमें प्रजनन और पालन को यहां पर अब तक मंजूरी प्रदान की गई। समुद्री सीवार के बारे में अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा इसमें देखिए जो खेती को इसमें बढ़ावा दिया गया है और इसमें 46,095 राफ्ट, 66,390 मोनोलाइन ट्यूब नेट स्वीकृत यहां पर आपको किए जा चुके हैं। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों को अगर हम देखें तो यहां पर आपके इसके विकास को लेकर नए तालाबों के निर्माण, एकीकृत मत्स्य पालन आदि के लिए 1,391.62 करोड़ रुपए की यहां पर कुल परियोजनाओं की लागत को यहां पर मंजूरी प्रदान की गई है। तो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य पालन संपदा योजना को बड़े स्तर पर और कई अलग अलग चरणों में यहां पर सुविधाएं अब तक प्रदान की गई हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये क्या है, तो इसमें देखिए PMMSI के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है और इसकी शुरुआत जो है मछुआरा, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म लघु उद्यमों की गतिविधियों को बढ़ाने और अधिक सक्षम बनाने के लिए यहां पर किया गया था। साथ ही PMMKSSI में डिजिटल समावेशन सहित असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से एक संगठित क्षेत्र बनाने पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो यहां पर जो लाभ नहीं मिलता है, अगर कोई भी आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो यहां पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है, आपको कई सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। तो यहां पर ऐसे क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर किए गए प्रयास भी आपको इसमें यहां पर शामिल होते हुए देख सकते हैं। अन्य पहलों की अगर हम बात करें तो जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिसीज भी यहां पर आपको लॉन्च किया गया है। इसमें वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन देखिए कहां हुआ है, गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य पालन यहां पे सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। अगला यहां पे देखिए वस्त्र मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है। एक योजना लाई गई जिसको नाम दिया गया था पीएम मित्र, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। पीएम मित्र इसका यहां पर आपको देखा है, जो इसका फुल फॉर्म यहां पर है। इसमें प्लग एंड प्ले सुविधाओं यानी कि न्यूनतम प्रक्रियाओं से युक्त के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत देखिए 5F विजन यहां पे प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से यहां पर आपको प्रेरित था, यानी कि खेत से लेकर के फाइबर को फैक्ट्री तक पहुंचाना, फैक्ट्री के माध्यम से वहां पर आपको फैशन जो ट्रेंड्स हैं उनको यहां पर डेवलप करना और उसके बाद उसे फॉरेन में यहां पर उसे सेल किया जाना। वस्त्र क्षेत्र हेतु 5 साल की यहां पर अवधि के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI परियोजना को भी देखा जाए तो इसमें आपको मंजूरी सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। इसके बाद कस्तूरी कॉटन भारत, ये क्या है? यह भारत सरकार व्यापार निकायों उद्योगों की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत हम देखें तो भारतीय कपास को बढ़ावा देने के लिए उसकी ब्रांडिंग करना, ट्रेसेबिलिटी को बढ़ावा देना, प्रमाणन के कार्य इत्यादि को यहां पर मूल रूप से बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके साथ भारतीय कपास निगम, वस्त्र मंत्रालय, टेक्सप्रोसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है कि वस्त्र क्षेत्र में स्व-विनियमन को यहां पर प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM, ये क्या है?
देखिए इस योजना के कई यहाँ पर मुख्य स्तंभ हैं और जो 4 यहाँ पर काम किए जाने इस योजना के तहत कि अनुसंधान एवं नवाचार का विकास करना है, अर्थात कि वस्त्र के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम नवाचार, नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं। संवर्धन एवं बाजार विकास की ओर एक तरफ ध्यान देना है। शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, इन 3 पहलुओं को वस्त्र क्षेत्र में यहाँ पर अप्लाई करना है, अर्थात वस्त्र के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ाना है, नई तकनीकों को इसमें डेवलप करना है, अनुसंधान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नई नई चीजों का यहाँ पर विकास भारत में किया सके, बनाया जा सके और उसे यहाँ पर बड़े स्तर पर हम निर्यात कर सकें और एट द लास्ट यहाँ पे निर्यात प्रोत्साहन देना। इसी तरीके से संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि, जिसे हम ATUFS भी कहते हैं, इसके तहत अगर हम देखें तो MSME और गैर MSME का अनुपात 89:11 है, जबकि यहाँ पर पिछले संस्करणों के तहत ये 30 यहाँ पर 70 हुआ करता था, तो इसमें भी एक बेहतर स्थिति। इसके साथ समर्थ योजना। समर्थ योजना क्या है? इसका उद्देश्य था मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप यहाँ पे कौशल कार्यक्रमों को प्रदान करना और इसके माध्यम से एक बेहतर स्थिति यहाँ पर आपको वस्त्र के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में यहाँ पर एक स्किल्ड बेस्ड लेबर को यहाँ पर आपको डेवलप करना है। आगे देखते हैं, चलिए इसके आगे यहाँ पे देखते हैं और कपास क्षेत्र को लेकर के देखिए सरकार के द्वारा किस किस तरीके से रेशम को लेकर के ऊन क्षेत्र में क्या क्या विकास किए गए हैं या इस संदर्भ में यहाँ पर क्या योजनाएं चलाई गई हैं और डेटा यहाँ पर इस संदर्भ में क्या कहता है। जैसे कपास क्षेत्र को लेकर अगर हम देखें तो CCI ने कपास प्रोसेसिंग और भंडारण से लेकर इसकी ई नीलामी और बिक्री तक की एक चेन तकनीकी का उपयोग करके QR कोड यहाँ पे लागू कर दिया है। तो एक व्यापार जो है देखा जाए आपको कपास क्षेत्र का यहाँ पर विकसित करने को लेकर हर एक चरण को एक डिजिटलाइज करके यहाँ पर व्यापार को बेहतर प्रक्रिया और बाजार यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से जूट क्षेत्र को लेकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट 2023-24 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों की भी यहां पर आपको मंजूरी दे दी है। पैकेजिंग के मानदंड यहां पर क्या क्या है, जैसे कि अगर आप देखें खाद्यान्नों की 100% पैकिंग जो है जूट के बोरों से यहां पर की जाएगी और चीनी की 20% जो पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट के बोरों में की जाएगी। वहीं जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 में जूट किसानों, श्रमिकों, जूट के सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा का भी एक तरीके से प्रावधान है। तो एक तरीके से जूट उद्योग को यहां पर प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में पैकेजिंग को लेकर उसके यहां पर डिमांड बढ़ाने को लेकर इस तरीके से काम यहां पर किया गया है। दूसरा यहां पर देखिए रेशम क्षेत्र को लेकर सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड गुणवत्ता वाले रेशम का जो उत्पादन है 2013-14 में जहां 25% था, वहीं अगर हम देखें 2022-23 में यह बढ़ करके यहां पर आपको 35% तक हो गया है। वहीं प्रति हेक्टेयर अगर कच्चे रेशम की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखें जहां 2013-14 में ये 95.93 किलोग्राम था आपको, वहीं 22 और 23 की तुलना में अगर हम यहाँ पे देखें जो परिवर्तन आपको आया है कि 109.23 किलोग्राम यहाँ पर हो गया है, जो कि एक यहाँ पर आपको बढ़ोतरी आपको दिखाया था, उत्पादन में वृद्धि आपको एक दर्शाता है। इसके बाद ऊन क्षेत्र को लेकर यहाँ पे देखिए एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र के यहाँ पर योजना बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऊन के विकास को लेकर चलाई गई योजना। इसके अलावा हथकरघा को लेकर के भी यहां पर देखिए कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे कि लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं इंडिया टैक्स 2024 के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय के समर्थन से करीब 11 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ ने ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट यहां पे आयोजित किया है। इसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में यहां पर हम देखें तो इस मंत्रालय के द्वारा कई सारी परियोजना प्रोग्राम यहां पर 2023 में प्रारंभ किए गए। जो स्टेटा आपको देखा जाए स्टैट्स हैं आप वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए बहुपक्षीय एजेंसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देने के संदर्भ में जो प्रयास यहां पर किए गए हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। वहीं सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होगा। 1 जनवरी 2024 से ये शुरू होने वाला है। वहीं भारत निम्नलिखित के लिए फिर से यहां पर निर्वाचित हो गया है, जैसे कि पहला
ये पूछा भी जाता है, सरकार अगर भारत यहाँ पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभालता है, उसका सदस्य बनता है, तो ये एक एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सांख्यिकी पर UNESCAP समिति यानी CST के ब्यूरो के 3 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में भारत का यहाँ पर चयन हुआ है। 2022 से 24 की अवधि हेतु यहाँ पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए सांख्यिकी संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के लिए भी देखा जाए तो भारत का यहाँ पर चयन हुआ है। इसके बाद MP लैंड्स पर संशोधित दिशा निर्देश और यहाँ पे नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो नया वेब पोर्टल है MP लैंड्स के विकास परियोजनाओं के लिए कई प्रौद्योगिकी सक्षम कार्य और ऑनलाइन यहाँ पर निगरानी प्रणाली इसमें आपको शामिल की गई है। इसके माध्यम से यहाँ पर सक्षम कार्यों को शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे नए वेब पोर्टल में MP लैंड्स की विकास परियोजनाएं के संपूर्ण जीवन चक्र और ऑनलाइन कार्य अनुशंसा, ऑनलाइन मंजूरी, अस्वीकृति, डैशबोर्ड, चेतावनी जारी करने, उसके उपयोग, पूर्णता प्रमाण पत्र को स्वचालित तरीके से जारी करने, वेंडरों को भुगतान करने जैसी यहाँ पे सभी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली यहाँ पर लैस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यहाँ पर से युक्त यहाँ पर ये पोर्टल है। यहाँ पर जो सारी चीजें यहाँ पर आपको इस पोर्टल पे उपलब्ध रहेंगी, ये सुविधाएं। MP लैंड्स जो है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास एक योजना है, जो कि एक सांसद जिस क्षेत्र से चुना जाता है उस क्षेत्र के विकास को लेकर के यहाँ पे किए जाने वाले योगदान या कार्यक्रमों को लेकर के MP लैंड्स यहाँ पर ये योजना है। इसी के तहत सांसदों को मिलने वाला यहाँ पर अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि होती है वो भी इन MP लैंड्स योजना के तहत उसे खर्च करता है। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन, ये क्या है तो यहाँ पे देखें, पहली बार डेटा विजुअलाइजेशन सेक्शन को MOSPI की वेबसाइट से भी यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया है। अगला मंत्रालय यहाँ पे है भारी उद्योग मंत्रालय। भारत में देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना के चरण 2 का यहाँ पर आपको प्रारंभ हो चुका है। इसके तहत देखिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5,288 करोड़ रुपए की यहां पर आपको सब्सिडी देने का भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। 148 EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी यहां पर आपको चालू किए गए हैं। तो भारत में देखा जाए तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के कह सकते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनको साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे चाहिए होगा उसके विकास को लेकर के यहाँ पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा फेम इंडिया चरण 2, ये क्या है तो 7,432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपए की यहां पर आपको घोषणा। तो यहां पे देखिए फेम इंडिया जो कार्यक्रम है इसके तहत यहां पे चार्जिंग स्टेशन यहां पर आपको लगाए जाने की यहां पर ये योजना है, जिससे तेजी से यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में गाड़ियों को जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं, आपको 2 पहिया 4 व्हीलर उनको चार्ज किया जा सके। अगला देखिए ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के उत्पादन से संबद्ध यहां पर प्रोत्साहन योजना, जिसको हम कहते हैं PLI योजना के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा। 5 वर्षों की अवधि के लिए करीब 25,938 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक PLI योजना को यहां पर मंजूरी दी गई है। इसमें एडवांस ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, उत्पादों के घरेलू विनिर्माण और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन यहां पर आपको प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा अगर हम यहां पे देखिए एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए विनिर्माण सुविधाओं हेतु यहां पर PLI योजना, ये योजना क्या है देखिए भारत की एडवांस केमिस्ट्री सेल जिसको हम यहां पर कहते हैं ACC संबंधी देखिए विनिर्माण क्षमताओं और ACC निर्यात को बढ़ाने को लेकर प्रारंभ की गई सरकार की योजना। अगला है GST रियायत प्रमाण पत्र, ये किस संदर्भ में और किसे यहां पे दिया जाएगा तो देखिए नवंबर 2020 में आधार प्रमाणित GST रियायत प्रमाण पत्र यहां पे जारी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो सुविधाएं यहां पर सरकार के द्वारा दी जाएंगी कि वर्तमान और पिछले वर्ष में कुल 5,513 GST रियायत प्रमाण पत्र यहां पर जारी किए गए हैं। जिस भी कह सकते हैं कि व्यापारिक कंपनी को हो गया या संस्थाओं को हो गया, ये GST रियायत प्रमाण पत्र आपको यहां पर जारी किए जा रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार के दी जाने वाली एक तरीके की आपकी सब्सिडी भी कह सकते हैं, एक तरीके की छूट यहां पर आपको इसमें शामिल होती है। वहीं अन्य प्रमुख कौन कौन सी यहां पर पहले हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए
टुवर्ड्स पंचामृत। पंचामृत, टुवर्ड्स पंचामृत क्या है? तो यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया यहां पर एक कार्यक्रम है। जुलाई 2023 में देखिए तो बेंगलुरु में रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया। वहीं भारत का चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर्स का पहला सेट भेल ने यहां पे निर्मित किया है। कहां लगाया गया है? तो तेलंगाना में इसे यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए इसे निर्मित किया गया है। चयनात्मक उत्प्रेरक जो रिएक्टर्स हैं यहां पर इसे देखें तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के लिए यहां पर इसे निर्मित किया गया है। और भेल संवाद 3.0 ये जो है आयातित वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने संबंधी यहां पर एक प्रमुख पहल के रूप में यहां पर इसे प्रारंभ किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर अगर देखें तो वाणिज्य, विनिर्माण उद्योग, भारी उद्योग मंत्रालयों के द्वारा जो भी यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के क्षेत्र में जो भी काम किए गए, पहले की गई योजनाएं शुरू की गई, पोर्टल्स लॉन्च किए गए, उनको हमने यहां पर देख लिया। अब अगला यहां पे आता है पर्यटन मंत्रालय। भारत सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष में पर्यटन के क्षेत्र में जो यहां पर विकास कार्य किए गए हैं या जो योजनाएं यहां पर आपको चलाई गई हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट है वो देखते हैं। पहला तो यहां पे देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 जो हुआ था उसमें पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी एक यहां पर आपको सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक पहल यहां पर आपको प्रारंभ की गई थी जिसमें 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ पर्यटन के लिए G20 का एक रोड मैप इसमें तैयार किया गया था। साथ ही सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसमें देखिए तो हरित पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि एक तरीके से ग्रीन आपको टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देना, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राकृतिक यहाँ पे नेचुरल प्लेसेस हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण, यानी कि यहाँ पर तेजी से पर्यटन को ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करना, घूमना फिरना या पे करना, होटल में ठहरना या बाकी जो जानकारी इत्यादि है वो यहाँ पर उसको डिजिटलाइज करना। स्किल्ड लोगों को यहाँ पर पर्यटन के साथ जोड़ना, पर्यटन एमएसएमई सेक्टर को इसके माध्यम से जोड़ करके एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट अप करना और गंतव्य प्रबंधन को यहाँ पर बेहतर बनाना, यानी कि यहाँ पर लोगों के आना जाना, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पूरा एक मैनेजमेंट सेक्टर को इसमें डेवलप करना है। वहीं G20 के रोड मैप के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ पहल यहाँ पर प्रारंभ की गई है। इसके तहत अगर हम देखें तो विश्व पर्यटन दिवस जो कब मनाया जाता है 27 सितंबर 2023 पर यहाँ पे देखिए औपचारिक रूप से इसे शुरू किया गया है। वहीं जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का भी इसमें आयोजन किया गया। तो भारत में G20 के माध्यम से या अन्य सम्मेलनों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के ये प्रयास किए गए। बाकी अन्य जो प्रयास किए गए जैसे कि यहाँ पर अलग अलग वर्षों से संदर्भित यहाँ पर जो कार्यक्रम, योजनाएं या पहल यहाँ पर की गई, जैसे कि भारत भ्रमण वर्ष 2023। ये क्या है? देखिए 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है कि यहाँ पे विदेशियों को ही नहीं बल्कि जो लोकल भारतीय हैं उनको भी भारत भ्रमण करने को लेकर के इसे एक टैगलाइन की तरह यूज किया गया है। और टोक्यो में आयोजित जाटा ट्रैवल एक्सपो का भी यहाँ पर भागीदार देश बना है। तो एक तरीके से भारत जो है अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपने टूरिस्ट स्पॉट को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके माध्यम से यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के देश के तौर पर भी इसे डेवलप कर रहा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस के तौर पे इसमें कई सारे मल्टीपल लेयर के तौर पे से डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें आपको देखा इकोनॉमिकल पर्पस के साथ साथ एग्रीकल्चरल हैं, आपको इंडस्ट्रियल हैं, मोनूमेंटल्स हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इसमें चीज़ें हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट को लेकर के है, आपको बीचेस यहाँ पर इसमें शामिल हैं। आपको तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल लेयर और मल्टीपल तरीके के यहाँ पर आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इसमें आइडेंटिफाई करके डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का यहाँ पर आयोजन जो है वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किया गया और ये पहल वैश्विक मंच पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में भारत की सुंदरता और विविधता को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। तो एक तरीके से भारत में जो एक धीरे धीरे काफी यहाँ पर आपको बनता जा रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग का, जिसमें लोग अच्छा खासा जो पैसा है वो अपनी शादी पे खर्च करते हैं, लेकिन भारत से बाहर जाकर किसी अन्य देश की यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर भारत में ही शादी करने को लेकर, उसे बढ़ावा देने को लेकर और यहाँ पर अपनी ही इकोनॉमी में उसे इन्वेस्ट करने को लेकर यहाँ पे इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा कृष्णवेशी संगीत निर्जनम
अपनी तरह का एक संगीत और सांस्कृतिक उत्सव है और उत्सव को विजयवाड़ा में यहाँ पर आपको मनाया गया। तो इस तरह के उत्सव, त्योहार, मेले जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या कोई पहली बार हो रहा है या कुछ विशेष यहाँ पे हो रहा है तो एग्जाम में लगातार इस पे प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को भी यहाँ पे प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं कुछ सरकारी योजनाओं की जो कि सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे चलाई गई हैं। जैसे कि मेघालय में हरित कार्यक्रम के तौर पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का यहाँ पे आयोजन किया गया। तो कहां किया गया था? मेघालय। किस पूर्वोत्तर राज्य में? मेघालय। मेघालय राज्य में तीर्थाटन और विरासत पर्यटन के बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक योजना के तहत मेघालय में कुछ पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रमों का भी यहां पर आपको उद्घाटन किया गया। दूसरा, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना यानी कि प्रसाद योजना के तहत यहां पे देखा जाए 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही 26 नवीन स्थलों की भी देखा जाए इसमें पहचान की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन जो योजना यहां पर आपको पहले से संचालित है उसको भी बढ़ावा देने के प्रयास यहां पर सरकार के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नए रूप में यहां पर आपको वर्णित किया है और इसे प्रारंभ किया एक नए चरण के तौर पे। इसका उद्देश्य यह है कि देश में जवाबदेह और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों के समेकित विकास को एक मजबूत ढांचा यहां पर इसके माध्यम से तैयार किया जा सके। वहीं रामसर स्थलों के संदर्भ में देखा जो अपडेट यहां पर है कि प्रकृति आधारित पर्यटन को मजबूत करने और अमृत धरोहर कार्यान्वयन को योजना के तहत स्थानीय पर्यटन को सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। एक और यहाँ पे योजना है अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023। इसके तहत देखिए वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जाएगा, यानी कि लोगों को स्किल्ड बनाकर इन क्षेत्रों में यहाँ पर लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराया जाना। इसके अलावा कुछ पुरस्कार उपलब्धियों को लेकर भी देखा जाए यहाँ पर आपको प्रश्न है। जैसे कि पर्यटन मंत्रालय को इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड से ITB बर्निल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल और कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में यहां पर गोल्डन व सिल्वर स्टार यहां पर आपको क्रमशः मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, और इससे संबंधित यहाँ पे कुछ नई योजना की चीजें या प्रयास जो कि इसमें यहाँ पर आपको शामिल किए गए हैं। जैसे कि उड़ान योजना। उड़ान योजना के एक टैग है उड़े देश का आम नागरिक। तो यहां पर आप देखें योजना को 2016 में आरंभ किया गया। उद्देश्य क्या था कि इस्तेमाल रहित या फिर हम कह सकते हैं कम इस्तेमाल होने वाले हवाई अड्डों को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा को यहां पर किफायती बनाना। क्योंकि बड़े शहरों में हवाई अड्डे बनते हैं, बड़े शहरों से अंतर्राष्ट्रीय और बड़े बड़े शहरों के एक दूसरे से कनेक्टिविटी तो होती है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे यहाँ पर आपको देखा है जो सेंटर हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर आपको डेवलप हो रही हैं और भारत के विकास में काफी बड़ा यहाँ पर योगदान करती हैं। उनके इन्वेस्टमेंट और अन्य तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे एयरपोर्ट्स को विकसित इसके तहत किया गया है। 2023 में देखा जाए क्षेत्रीय संपर्क योजना में करीब 60 नए मार्गों को भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। इसी तरह डिजी यात्रा, ये क्या है? डिजी यात्रा संबंधित ध्यान दीजिएगा, यह हवाई अड्डों पर यात्रियों को संपर्क रहित व बाधा रहित डिजिटली वेरीफाई करने की एक यहां पर आपको परियोजना है। डिजी यात्रा ऐप को अब तक 35 लाख से अधिक उपयोगकर्ता जो हैं डाउनलोड कर चुके हैं और 91 लाख से अधिक यात्रियों के लिए डिजी यात्रा सुविधा यहां पर लाभ इसका उठाता है। अगला है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये क्या है होते हैं? तो देखिए अभी सरकार के द्वारा एक नीति यहां पर घोषित की गई थी 2008 में, जिसको हमने नाम दिया था या सरकार ने नाम दिया था ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके तहत करीब 21 हवाई अड्डों के लिए सैद्धांतिक रूप से यहाँ पे मंजूरी दी गई है। 12 हवाई अड्डे हैं जिसमें चालू हो गए हैं और 2023 में देखा 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यहाँ पर चालू हुए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा है लगातार आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हवाई अड्डों को विकसित किया गया है और नए नए इसमें हवाई अड्डे या हवाई पट्टियां इसमें लगातार जोड़ी भी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड्रोन को लेकर के भारत सरकार के द्वारा इस साल यहाँ पे कौन कौन सी पहलें की गई, नियम बनाए गए, कानून लेकर आए, संशोधन उसमें किए गए। जैसे कि ड्रोन नियम 2021 को देखें, इसके तहत सभी आवेदन जो फॉर्म होते हैं उनको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अब ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया गया है। ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर।
दूसरा, ड्रोन प्रमाणन योजना। ये योजना क्या है? इसके तहत अगर हम देखें तो ड्रोन निर्माताओं के द्वारा प्रमाण प्राप्त करना अब आसान हो जाएगा। ऑनलाइन भी यहां पर वो सारे ड्रोन से रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ड्रोन आयात नीति देखें तो इसके तहत विदेशी ड्रोन के आयात पर यहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही ड्रोन घटकों के आयात शुल्क को भी यहां पर आपको मुक्त कर दिया गया। यानी भारत में ड्रोन के विकास को यहां पे प्राथमिकता देने के लिए विदेशी क्षेत्रों से या देशों से यहां पर अब ड्रोन आयात नहीं कर सकते हैं। भारत में ही ये प्लांट लगाइए, भारत में ही इसको बनाइए और भारत में आप बनाने को लेकर सरकार आपको रियायतें देगी। एक और नियम है ड्रोन संशोधन नियम 2022। इसके तहत अब ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को भी यहां पर अब समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन और ड्रोन घटकों को पीएलआई योजना में भी यहां पर आपको शामिल किया गया है। तो ये हो गया ड्रोन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स यहां पर आपको बना। उसके बाद अगला यहां पे देखिए हरित ऊर्जा को लेकर। हरित ऊर्जा को लेकर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जैसे कि 66 हवाई अड्डे जो 100% यहां पे हरित ऊर्जा के द्वारा संचालित हैं। भारत के दबाव और समान विचारधारा वाले देशों के समर्थन से कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन की बेस लाइन को 2019 के उत्सर्जन के 85% तक भी यहां पर देखा जाए आपको कम कर दिया गया। इसके बाद ऊंचाई के नियमों में भी कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे कि अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करने के लिए हवाई अड्डों के आसपास की इमारतों की ऊंचाई के नियमों में यहां पर आपको संशोधन किया गया। अर्थात हवाई अड्डों के आसपास की जो इमारतें हैं वो बहुत ऊंची नहीं बन सकती हैं। अतीत में देखा है तो लगभग 40% हवाई अड्डे क्षेत्र जो है नागरिकों को उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा 30% देखा जाए तो राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में था और इसमें से भी 30% को एयर स्पेस का लचीले उपयोग के तहत यहां पर देखा जाए ऊपरी हवाई क्षेत्र के रूप में यहां पर आपको माना गया था। तो ओवरऑल यहां पे पर्सपेक्टिव जो है हवाई अड्डों के निर्माण, उसके आसपास की अवसंरचना क्षेत्र, किस तरह विकास होगा, रिहायशी इलाके और उनकी बिल्डिंग्स इत्यादि को लेकर यहां पर काफी सारे संशोधन इसमें शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और कृषि उड़ान को लेकर के क्या यहां पर इस मंत्रालय के तहत कुछ योजनागत चीजें रह गई हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को कैसे यहां पर बेहतर बनाया जा रहा है, उसके तहत यहां पे क्या काम किया गया है। तो भारत वर्तमान में करीब 52 से अधिक देशों को सीधी कनेक्टिविटी और 100 से अधिक देशों को अप्रत्यक्ष मार्गों के माध्यम से यहां पे कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये डेटा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मानव रहित विमान प्रणालियों सहित इनोवेटिव एयर मोबिलिटी तकनीकी सहयोग के लिए डीजीसीए और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि ईएसए के एक समझौते पर यहां पर आपको हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके अलावा भारत ने 2022 में मालदीव और कनाडा के साथ, 2023 में न्यूजीलैंड के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट यानी आने जाने के लिए यहां पर देखिए असीमित उड़ानें यहां पर कर दिया गया। इसका हस्ताक्षर यहां पर किया गया है। भारत ने अब तक 24 देशों के साथ यहां पर ओपन स्काई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह भी डेटा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहां पे देखिए कृषि उड़ान। कृषि उड़ान को लेकर के यहां पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि कृषि उड़ान 2.0 2021 पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों से शीघ्र खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर यहां पर केंद्रित है। अब इस योजना के तहत देखें देश में करीब 58 हवाई अड्डे यहां पर आपको शामिल हैं और इस योजना के तहत लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि यहां पर आपको माफ कर दिए जाएंगे। यानी कि कृषि उत्पादों को तेजी से हर जगह पहुंचाने के लिए यहां पर आपको उसको प्रक्रियाओं को आसान बनाना और लगने वाले समय खराब होने वाले उत्पादों के संदर्भ में यहां पर उसे और भी बेहतर कैसे और त्वरित गति से उसे पहुंचाए जाने संबंधी नियमों को यहां पर लचीला बनाया गया है। अगला आते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इस मंत्रालय के तहत क्या क्या काम किए गए हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख पहलें जो है अल्पसंख्यक वर्गों को ध्यान में रखकर यहां पर संचालित की जा रही हैं। इसमें देखिए पहला, सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 6 धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। कौन कौन से 6 धर्म हैं देखिए, भारत में किन धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और जैन हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं, आपको यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना में 5 मौजूदा योजनाओं को यहां पर आपको शामिल कर दिया ताकि एक योजना ही
में आपको 5 अलग अलग जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी उनको समाहित कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं? तो सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। अब ये सारी योजनाएं, 5 योजनाएं किसके अंतर्गत आ गई? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना या पीएम विकास योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ये क्या है? इसके तहत क्या किया जा रहा है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत उन क्षेत्रों की अवसंरचना परियोजनाओं पर विकास किया जा रहा है जहां 15 किलोमीटर के दायरे में एक अल्पसंख्यक आबादी की जो सघनता है वो करीब 25% से यहां पर आपको अधिक है। तो वहां पर आपको देखा जाए तो अवसंरचनात्मक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना या काम यहां पर किया जाएगा। इसके साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, ये काम, इनकी स्थापना देखा जाए तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। एनएमडीएफसी ने ऋण लेखांकन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए मिलान की शुरुआत की है और मिलान जो है एनएमडीएफसी के अल्पसंख्यक ऋण लेखांकन एक सॉफ्टवेयर है। तो ये तो हो गया अल्पसंख्यक वर्गों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं। अब आगे यहां पर देखते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यहां पर जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी आपको गतिविधियां हैं कौन कौन सी रही हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए निम्नलिखित योजनाओं के लिए वेब पोर्टल यहां पर आपको बनाए गए हैं, जैसे कि सीखो और कमाओ। इसके तहत क्या किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए यहां पर ये योजना है, उनको कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग यहां पर कार्यों की, और ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपको जॉब ओरिएंटेशन अर्थात ढूंढने में आसानी रहती है। तो एक तरीके से सीखो और कमाओ। इसी तरीके से जो नई रोशनी योजना थी, इस योजना में क्या काम था कि अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाओं में नेतृत्व के विकास के लिए यहां पर चलाई गई थी। तो एक योजना जो है महिला केंद्रित योजना है, आप कह सकें कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को यहां पर सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ की गई योजना जो है नई रोशनी है, जिसमें उन्हें नई नई चीजों को सिखाया कर सामूहिक प्रक्रिया के तहत उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जाता है। इसके अलावा एक योजना है जो नई मंजिल के नाम से जानते हैं। नई मंजिल योजना क्या थी? यहां पे देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल है, यानी कि एक व्यवसायिक शिक्षा आप कह सकते हैं कि एक शिक्षित आदमी को शिक्षा देकर के उसे आजीविका कमाने के लिए यहां पर तैयार करना। उस्ताद योजना, इसमें हम देखें अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला शिल्प को संरक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण पहल में सहायता प्रदान करना। तो जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम जो भी यहाँ पर आपको पारसी धर्म हैं, उन धर्मों से संबंधित जो उनकी कला संस्कृति है, उनकी भाषा शैली है, उनके नृत्य आदि हैं, बोली भाषा है, तो उनको यहाँ पर किस तरीके से संरक्षित किया जाए उसके संबंधित प्रारंभ की गई प्रक्रिया। विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प कौशल प्रशिक्षण यहाँ पर उन्नयन करना, यह आपको उस्ताद योजना के तहत है। नया सवेरा, नया सवेरा जो योजना है यहाँ पे आप देखें अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों, छात्रों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग और से संबंधित यहां पर आपको योजना है। तो अलग अलग सेक्टर्स में हम कहें कि या कंपटीशन एग्जाम में सरकारी सेवाओं के संदर्भ में यहां पर एक जो शिक्षा है या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कराना है वो नया सवेरा योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को प्रोवाइड कराई जाती है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में देखा जाए तो अवसंरचनात्मक विकास यानी कि बिजली, सड़क, पानी, घर इत्यादि को विकसित करने का काम है। इसके अलावा एनजीओ अनुदान पोर्टल है जो कि यहाँ पर एग्रीगेटर और एक वेब पोर्टल है। जियो पारसी जो है पारसी समुदाय की जनसंख्या में आने वाली गिरावट को रोकने के लिए बनाई गई योजना जो है वो जियो पारसी है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए मंत्रालय है खेल विभाग युवा कार्यक्रम मंत्रालय, और इनके तहत यहां पर चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं। तो खेल के क्षेत्र में यहां पर देखिए क्या क्या यहां पर विकास किए गए, किस तरीके की योजनाएं चलाई गई, उनका किस तरीके से प्रभाव पड़ा है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं उन पर नजर डालते हैं। इन पर काफी एक क्वेश्चन बनता भी है कि भारतीय कौन से खिलाड़ी ने किस कहते हैं स्पोर्ट्स में कौन सा पदक यहां पर जीता है और हाईलाइटेड हुआ या हिस्ट्री या इतिहास रच दिया है, ऐसी चीजें। जैसे कि एशियन गेम्स ह्वांगझू में हुआ, जो कि ह्वांगझू कहां है, चीन में है। कुल देखा जाए तो भारत के द्वारा इस बार यहां पर 107 पदक जीते गए, जो कि अब तक के किसी भी एशियाई खेल में सर्वाधिक पदक जीते गए हैं। स्वर्ण पदक की संख्या देखिए भारत ने 28 स्वर्ण जीते हैं, 38 रजत जीते हैं और 41 देखा जाए तो यहां पर आपको कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए।
वहीं एशियन पैरा गेम्स की हम बात करें तो यहां पर भारत के द्वारा 29 स्वर्ण पदकों सहित टोटल 111 पदक यहां पर इसमें भी जीते गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। यहां पर देखिए नीरज चोपड़ा ने अगस्त 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यहां पे जीता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाला फेंक में वर्ल्ड नंबर 1 और विश्व चैंपियन बन गए हैं आपके नीरज चोपड़ा। इसके बाद फिडे, जो कि यहां पर आपको शतरंज से रिलेटेड है संस्था, फिडे विश्व कप। इसमें देखिए ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा जो है दूसरे स्थान पर आने वाले वहां पर भारतीय रहे, अर्थात फाइनल में यहां पर इनको हार मिली। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन गेम्स 2023 जो कि बर्लिन में यहां पर आयोजित हुए, भारतीय दल ने कुल 202 पदक यहां पर जीते, जिसमें से 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक यहां पर भारत के द्वारा जीते गए। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अगर हम देखें तो यहां पे आपको सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली यहां पर आपको पहली भारतीय जोड़ी आपको बन गई है। और ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 जो कि भोपाल भारत में आयोजित हुई, मेजबान टीम ने करीब 7 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य जीते और समग्र पदक तालिका में यहां पर देखा जाए तो भारत यहां पर दूसरे स्थान पर रही। तो इस तरीके से भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो प्रमुख यहां पे उपलब्धियां हासिल गई उनको हमने देखा। इसी तरीके से 2023 में भारत द्वारा आयोजित की गई जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं रहीं वो कौन कौन सी रहीं, इसमें देखिए एक तो हमने यहां पे FIH यानी कि ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन किया, जो कि भुवनेश्वर और राउरकेला यहां पे 2 शहरों में आयोजित हुआ था। भारत में पहली बार मोटो GP का आयोजन किया गया नोएडा में। इसी तरह IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो कहां किया गया, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का आयोजन देखा जाए तो भारत में कहां हुआ, मुंबई में। तो ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित यहां पे आयोजन हुए। इसके बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत क्या क्या यहाँ पे आपको आयोजन किया गया है स्पोर्ट्स रिलेटेड, जैसे कि एक अभियान चलाया गया था फिट इंडिया अभियान। ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए फिट इंडिया अभियान जिसमें तीसरा खेलो इंडिया क्विज का यहाँ पे आयोजन किया गया। इसी तरह फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 की शुरुआत मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली से की गई। ऐसी एक पहल यहाँ पर की खेलो इंडिया योजना। खेलो इंडिया योजना के तहत अगर हम देखें तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। इसी के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसके तहत आयोजित किए गए। 2022 का तीसरा संस्करण जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। और खेलो इंडिया महिला लीग की व्यापक सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर खेलो इंडिया 10 का दम यहां पर आयोजन किया गया। तो कुछ आयोजन जो हैं भारत सरकार की योजना के अंतर्गत यहां पर किए गए भारत में इस साल। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां आयोजित हुआ, अपर लेक भोपाल मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का तीसरा संस्करण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में यहां पर आयोजित किए गए। तो ये कुछ यहां पर आपके प्रमुख आयोजन राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम या खेल स्पोर्ट्स रिलेटेड हुए। इसके बाद डोपिंग रोधी उपाय, जो कि स्पोर्ट्स में देखा जाए तो काफी सारे यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं आपको अलग अलग दवाओं के अपनी कह सकते हैं स्किल्ड को बेहतर करने के लिए ज्यादा यहाँ पर आपको एफर्ट लगाने के संदर्भ में कई बार यहाँ पे डोपिंग में फंस जाते हैं। इसके लिए देखिए निम्नलिखित समझौते ज्ञापन पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय FSASAI तथा हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक MOU पर यहां पर हस्ताक्षर किए। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे हम नाडा कहते हैं, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, नाडा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन साराडो कह सकते हैं, ने MOU पर यहां पर एक हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही नो योर मेडिसिन, ये एक पहल यहां पर आरंभ की गई है। एक कह सकते हैं कि वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे स्वच्छ पोषक सप्लीमेंट को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया अभियान को मजबूत करने के लिए पहल है। यानी कि आप कोई भी दवाई जो कि आप ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कई बार होता है कि आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन या उसका उपयोग या वो डोपिंग रोधी दवाइयां हैं या नहीं हैं, तो यहाँ पर कई बार आप ऐसी दवाइयों को बिना जाने या अनजाने में ले लेते हैं, वो भी एक समस्या रहती है। इसलिए आप ऐसी सभी दवाइयों की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डोपिंग से रिलेटेड है या नहीं है, वो जानकारी आपको नो योर मेडिसिन पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी।
चलिए अब आते हैं यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय के बारे में। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस साल यहाँ पे कौन कौन सी पहल योजनागत चीजें यहाँ पे संचालित की गई हैं। सबसे पहले देखिए आजादी का अमृत महोत्सव, और इस महोत्सव के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पर आपको संचालन किया गया इस मंत्रालय के द्वारा। इस कार्यक्रम की शुरुआत देखें तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के सम्मान और स्मरण में यहां पर की गई है। और इसके तहत अगर हम देखें मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत देश के हर भाग में एकत्रित की गई मिट्टी से अमृत वाटिका, अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया है। वहीं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों का वंदन यहां पर नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की भी आपको शुरुआत की गई है, तो इसको ध्यान रखना है। वहीं दूसरा G20 के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर एक विशेष पहल यहां पर या कह सकते हैं कि आयोजन किया गया है, और इसके माध्यम से यहां पे जो पहले या कह सकते हैं आगे फ्यूचर में जो संबंध यहां पर स्थापित करना है और जो पहले सम्मेलन इसके तहत आयोजित किए गए, जैसे कि G20 के संस्कृत कार्य समूह की पहली, दूसरी और तीसरी बैठकें क्रमशः खजुराहो मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर ओडिशा, हम्पी कर्नाटक में यहां पर आयोजित की गई, तो यानी 3 बैठकें आयोजित की गई। G20 संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक आपको वाराणसी में G20 के सभी देशों ने काशी कल्चर पाथवे पर यहां पर एक सहमति व्यक्त की है। इसी तरह मिस्र, कोलंबिया, मॉरिशस, इटली, बेलारूस आज देशों के साथ यहां सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी भारत यहां पर हस्ताक्षर किए हैं। पुरावशेषों की पुनर्प्राप्ति को लेकर किए गए प्रयास, यहां पे देखिए 1976 से नवंबर 2023 तक विभिन्न देशों से कुल 357 पुरावशेषों को यहां पर भारत वापस लाया गया है। इसके बाद संस्कृत मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की भी यहां पर आपको मेजबानी की है, तो ध्यान रखिएगा पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में यहां पर संपन्न हुआ है। चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची को लेकर के स्थलों की सूची में कौन कौन से यहां पर आपको नए स्थल शामिल किए गए। यहां पे देखिए 45वें विश्व धरोहर समिति 2023 की बैठक जो कि कहां हुई है, रियाद, जो कि पड़ता है सऊदी अरब में, इसका आयोजन हुआ। अब इसमें देखिए भारत के जो स्थल इसमें शामिल किए गए, तो भारत के शांति निकेतन और होयसल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिरों, जिसको होयसल पवित्र मंदिर समूह को इस साल यहां पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहां पर आपको शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान समय के अगर हम डेटा को ध्यान रखें तो यहां पे दीजिएगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में अब 6ठे स्थान पर आ गया है। भारत की कुल 42, जिसमें से सांस्कृतिक जो है 34, प्राकृतिक जो है 7 और मिश्र जो है 1 स्थल जो है ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में अब तक शामिल हो गया है। 2023 में अगर हम बात करें तो ग्वालियर और कोझिकोड को क्रमशः संगीत और साहित्य के रचनात्मक शहरों के संदर्भ में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी यहां पर आपको शामिल किया गया। और वहीं गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में यहां पर आपको शामिल किया गया। तो भारत के कुछ नृत्य स्थल को यहां पर अलग अलग यहां पर सूचियों के अंतर्गत इस साल यहां पे अंतर्राष्ट्रीय यहां पर मान्यता मिली है। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ कार्यक्रम और आयोजनों को लेकर के क्या क्या रहा है। देखिए यहां पर जो इस वर्ष यहां पे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन इस वर्ष किया गया। तो ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती थी, तो 200वीं जयंती जो है 2023 में यहां पर मनाई गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए आयोजन जो किया गया उसको हम कहते हैं वितस्ता उत्सव। तो पूछा जा सकता है कि वितस्ता उत्सव किससे रिलेटेड है, तो जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक परंपराओं से। इसी तरह भारत का सबसे बड़ा लोक और जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्कर्ष भोपाल मध्य प्रदेश में यहां पर आयोजित किया गया। रानी दुर्गावती की देखिए तो 500वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का यहां पर एक भूमि पूजन का आयोजन हुआ।
इसी तरह मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। साथ ही मीराबाई के जीवन पर आधारित एक डाक टिकट भी यहां पर जारी किया है। तो पूछा जा सकता है डाक टिकट, स्मारक सिक्के, इनको लेकर के पहले भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और ये रिपीटेड हो सकते हैं आपको अलग अलग, क्योंकि नए व्यक्ति पर यहां पर जारी किए गए हैं। तो मीराबाई के संदर्भ ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजें जारी की गई हैं। एक तो 525 रुपए का है कि स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है और दूसरा यहां पर इनके जीवन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। और लास्ट, गीता प्रेस गोरखपुर 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए यहां पर इसे चुना गया है। तो ये करंट अफेयर्स के समसामयिक घटनाक्रम में हमने आज एक टॉपिक और यहां पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और यहां पर ऐसी ही घटनाओं का एक वार्षिक स्तर पे यहां पर समीक्षा करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। आप इस वीडियो के समाप्ति के साथ ही यहां पर आपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो दोनों पार्ट को रिवीजन कर लें, 3rd पार्ट आपको आने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।